मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में लोक प्रशासन के प्रश्न पत्र में एक प्रमुख टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक उपक्रम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय देखते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं, सार्वजनिक एंटरप्राइजेज हैं। तो उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, है ना। और ये जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम है, जिसको अपन लोक उद्योग भी कहते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है या प्रमुख नीति निर्धारक है हमारी विकास की दर को बढ़ाने में। विगत पिछले स्वतंत्रता के पश्चात से ही हमारे यहाँ पे त्वरित आत्मनिर्भर आर्थिक प्रगति में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे छोटा उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे स्थानीय रोजगारों का सृजन हो, है ना। इन पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना हो, आर्थिक शोषण को रोकना हो, रोजगार उपलब्ध करवाना हो, तो गतिमान संतुलित आर्थिक सामाजिक उन्नति में सहायक होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र भारत में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति की है। जहां 1951 में केवल 5 अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, जो अभी बढ़कर के बहुत सारे हो गए हैं। सार्वजनिक उपक्रमों से अर्थ क्या है या पब्लिक एंटरप्राइजेस का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि लोक उद्योग के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनको लोक उद्यम भी बोलते हैं, राजकीय उपक्रम भी बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम भी बोलते हैं, सरकारी उद्योग भी बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत उद्योग भी बोलते हैं। एम.एस. खेरा के अनुसार लोक उद्योग का आशय उन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं से है जिन्हें सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या दोनों सरकारें मिलकर सम्मिलित रूप से काम करें। यह कार्य सरकार स्वयं या निजी उपक्रम के साथ मिलकर कार्य करे, किंतु प्रबंध का स्वयं में पूर्ण होना आवश्यक है। A.H. हैंसन के अनुसार लोक उद्योग का तात्पर्य सरकार के स्वामित्व एवं सरकार के संचालन के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक इकाइयों से है। कुल मिला के जिन उद्योगों के जरिए सरकार व्यापार के क्षेत्र में उतरती है, वो सभी लोक उद्यम के दायरे में आते हैं। तो लोक उद्यम, सार्वजनिक उद्योग या आशय ऐसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक सेवाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण वो सरकार के हाथ में है। चाहे सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे सरकार राज्य सरकार हो, चाहे वो किसी संस्था के द्वारा हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, सार्वजनिक संस्था हो। तो जो भी व्यावसायिक तंत्र, व्यावसायिक उपक्रम जिनका संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन सब सरकार के द्वारा किया जाता है, वो सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि ये लोक उद्योग क्यों स्थापित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के स्थापित किया गया है। इन उद्देश्यों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: राष्ट्रीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और अदर्स। देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्य तो ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा। सामाजिक उद्देश्य तो ऐसे हैं जो सोशल ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे समाज को रोजगार देने के लिए। कोई उद्योग ऐसा हो जो बिल्कुल बीमार हो, बीमार उद्योगों को स्वस्थ बनाने के लिए। किसी पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली को रोकने के लिए, एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए।
आय की असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम, इसको कम करने के लिए और सामग्री का उचित वितरण करने के लिए, वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए एक आर्टिफिशियल एक माहौल बना दिया जाता है कि ये चीज़ें कम है या इनका अभाव है या नहीं मिल रही हैं। तो सरकार सभी चीज़ों को सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से बहुत सारे लोक उद्यमों की स्थापना करती है, उनका देखरेख करती है, प्रबंधन उसमें करती है। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो है वो आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के लिए गए हैं। सबसे पहला तो इसमें ये है कि योजनाबद्ध विकास करने के लिए, दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए कि कोई एरिया ज़्यादा विकसित है और कोई एरिया कम विकसित है, कोई पिछड़ा हुआ है, तो अमूमन ये माना जाता है कि किसी एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, कोई सेक्टर, तो उस एरिया की चमक बढ़ जाती है। जैसे अपने यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी आती है तो स्थानीय राजनेताओं में और चारों तरफ ये होड़ लग जाती है कि वो इकाई, वो इंस्टीट्यूट उनके एरिया में लगे। तो पिछड़े हुए एरिया को विकसित करने के लिए अगर वहाँ पे कोई सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना हो जाती है तो वो एरिया विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। फिर भावी विकास हेतु वित्तीय साधन जुटाने के लिए, विकास दर में वृद्धि करने के लिए एवं निर्यात वृद्धि करने के लिए ये सार्वजनिक उपक्रम बनाए जाते हैं। अदर उद्देश्य में ये है कि एक तो तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और जो आपके लघु और कुटीर उद्योग हैं उनकी सहायता करने के लिए। ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जो भारत में लोक उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का महत्व क्या है। भारत में जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं ये क्यों तो बढ़ रहे हैं और इनका महत्व क्या है, क्या कारण है कि हम इनको निजी हाथों के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में देना पसंद करते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में अनेक तर्क जो है अनेक बार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रूप तो इसका यही है कि पहला है समाजवादी राज्य की स्थापना। हम उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति के हाथों का केंद्रीकरण ना चाहकर सर्व समाज का नियंत्रण चाहते हैं, इसलिए समाजवादी राज्य की स्थापना करने का निश्चय 1954 में भारत सरकार ने लिया और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने ये कहा कि आधारभूत और केंद्रीय महत्व के सभी उद्योग और जितने भी जन सेवाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाएं। इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से समाजवादी समतामूलक समाज की स्थापना का बल मिलेगा या सहयोग होगा। दूसरा है एकाधिकार एवं केंद्रीकरण पर नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करके आप निजी क्षेत्र के एकाधिकार को कम कर सकते हैं। अगर आर्थिक सारा जो केंद्रीकरण है अगर कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है तो सारी अर्थव्यवस्था उसके नियंत्रण में जा सकती है और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से उन्हें जनहित में कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा है कि उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक उपक्रम जो हैं वो लाभकारी हैं क्योंकि इनके कारण व्यक्ति का शोषण नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा कोई भेदभाव मूलक नीति नहीं अपनाई जाती है और एक ही वस्तु का कम आय वालों से कम मूल्य व अधिक आय वालों से अधिक मूल्य, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं होती है। इसका मतलब इसकी पॉलिसी सभी के लिए समान होती है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम लाभकारी संगठन के आधार पर, मतलब कहने का मतलब है कि एक उस तरह के रूप में काम नहीं करते कि जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना हो, ये जनता के हितों के लिए भी काम करते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम के लाभों का जनहित में उपयोग है। इनको जो लाभ होने वाला होता है
वो सरकार को लाभांश के रूप में दे दिए जाते हैं, जिन्हें सरकार जनहित में उपयोग करके समाजवादी राज्य की स्थापना कर सकती है। ये प्रादेशिक विकास में संतुलन करते हैं। पूंजीपति, उद्योगपति उन्हीं स्थानों पर कारखाने लगाते हैं जब प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहता है और कुछ क्षेत्र का विकास होता है और कुछ क्षेत्र का नहीं हो पाता है। पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी स्थापना देश के भिन्न भिन्न भागों में की जाती है। आर्थिक विकास की दर में इससे वृद्धि होती है, क्योंकि योजनाओं में आर्थिक विकास का दर का लक्ष्य एक रखा जाता है। निजी क्षेत्र के अकेले के माध्यम से आर्थिक विकास को प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र की भी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे पूंजी का अभाव, तकनीक का अभाव। तो लेकिन सरकार के पास में सभी संसाधन होते हैं। इसी वजह से विकास दर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का विस्तार करने की बात कही जाती है। इसके बाद में जो है वो ये है कि ये सुरक्षा उद्योगों के लिए, कि जो सुरक्षा उपकरण वाले हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, मशीन, उपकरण, तो ये तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में ही बनाए जाते हैं ताकि उन पर सरकार का नियंत्रण बना रहे। जनोपयोगी सेवाएं जो होती हैं, जैसे यातायात की सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, बिजली आपूर्ति है, पानी है, परिवहन है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखे जाते हैं। चूँकि जन सेवाएं होती हैं निजी क्षेत्र में, इनको देने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सारे हॉस्पिटल्स हैं, रोड है, ट्रेनें हैं, रेलवे है ना। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए देश के उचित औद्योगिकरण के लिए आवश्यक है कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो पाता है। फिर निजी क्षेत्र के अपने दोष हैं, जैसे अधिक लाभ कमाने की इच्छा, मजदूरों को आवश्यक मजदूरी नहीं देना, सामान की कृत्रिम कमी पैदा करना, का दुर्लभ पदार्थों को नियंत्रित मूल्य पर अधिकाधिक प्राप्त करना। तो एक्चुअली क्या होता है कि निजी क्षेत्र जो है वो अपने निजी लाभ के लिए काम करता है, समाज का हित उसके लिए द्वितीय दृष्टिकोण होता है। इस वजह से समाज को हानि होती है। निजी क्षेत्र में चूँकि पूंजी की कमी होती है, इसलिए उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, इस वजह से उद्योग का उतना विकास नहीं होता है। तो इन सब को दूर करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का अपना महत्व है। अब आते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकारी स्वामित्व में होती हैं। सभी देशों में, सभी जगह जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, इनका ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्त पूंजी सरकारी होती हो। जमा पूंजी का बड़ा भाग सरकारी होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर सरकार के पास हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दूसरा, प्रबंध जो है वो सार्वजनिक सत्ता के द्वारा किया जाता हो। तीसरा, नियंत्रण, इसका नियंत्रण सरकार या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया जाता हो। फिर निजी उद्योगों के समान जनता को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने का काम लोक उपक्रम के द्वारा किया जाता है। और स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, सरकारी स्वामित्व होने के कारण प्रारंभिक पूंजी की संपूर्ण या जितना भी इनको पैसा चाहिए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनियों, लोक निगमों के वित्त की जो व्यवस्था है, हालांकि इसका बजट आदि से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, फिर भी एक प्रकार से वित्तीय स्वायत्तता की स्थिति में रहते हैं ये लोग। तो भारत राष्ट्र जो व्यवस्था है, ये मतलब
ऐसा नहीं है कि अपने रुपए पैसे के लिए सरकार का मुंह देखते हैं, इनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, पर शुरुआत की व्यवस्था इनको सरकार के द्वारा कराई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक जितने भी उपक्रम हैं, इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, इस टॉपिक के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। सार्वजनिक उपक्रमों की निरंतर वृद्धि के कारण देश की शुद्ध आय में इनका योगदान बढ़ रहा है। पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों का विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से जो बड़े उद्योग हमारे भारत में लगाए गए थे, उन सब का उद्देश्य भारत के पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों का विकास करना है ना। अभी तक सार्वजनिक उपक्रम का जितना भी निवेश हुआ है, अधिकतर देश के पिछड़े राज्यों या अविकसित राज्यों में लगा हुआ है, जैसे नागालैंड है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इससे बेरोजगारी की समस्या का निदान करने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक उपक्रमों में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। फिर आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों का विकास। सार्वजनिक उपक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का रहा है। इसमें जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, हैवी इंजीनियरिंग है, जैसे अपने यहाँ पे वो BHEL है, रसायन एवं उर्वरक उद्योग है, भारी मशीन उद्योग है, परिवहन सेवाएं हैं। इन सब का विकास सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से हुआ है। आज भारत में अनेक ऐसी वस्तुएं बनने लगी हैं जो पहले नहीं बनती थी, जैसे सुरक्षा का साज और सामान, हवाई जहाज, पानी के जहाज, अस्त्र शस्त्र, उपभोक्ता वस्तुएं आदि। फिर निर्यात वृद्धि में योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। सार्वजनिक कार्यक्रमों में निर्यात वृद्धि में भी इसको आप देख सकते हैं। तो अपना सामान विदेशों में निर्यात करने में भी इनका प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। लघु एवं सहायक उद्योगों में भी इनका काफ़ी जो है वो योगदान है। सार्वजनिक उपक्रमों के निर्देशन से, इनके सहायता से छोटे लघु उद्योग भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो उनकी सहायता से भी इकाइयों की संख्या जो है वो बड़ी संख्या में है। बीमार मिलों के पुनर्वास में ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सहायता करते हैं। कई सूती वस्त्र निगम, कई सारी जो बीमार जो कपड़ा मिले हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेकर के उनके पुनर्वास के लिए और बहुत सारे कामों के लिए पैसा खर्च कर रहा है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में जो है सार्वजनिक उपक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत इस्पात उद्योग के क्षेत्रों में एक तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है। बहुत सारा इंजीनियरिंग का सामान अब हमारे यहाँ आयात नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ बनता है। रासायनिक उर्वरक भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन होता है। बड़े जहाज वगैरह भारत में बन रहे हैं। इस्पात उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ अब भारत में मिल जाती हैं। ये जब सार्वजनिक उपक्रम के विस्तार का ही परिणाम है। लेकिन अब समस्या ये है कि लोग ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम लगाने से बहुत नुकसान है, क्योंकि लोग काम नहीं करते हैं। और चूंकि एक सरकारी सिस्टम की जो बुराइयां हैं, जिनको हम दोष कह सकते हैं, वो सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से व्यवसाय में आने लगते हैं। तो इस वजह से सार्वजनिक उपक्रम उतने सफल सिद्ध नहीं हो पाते हैं जितना कि उनका होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायकता के बारे में विचारकों में मतभेद है। विचारक एक मत नहीं है। वो कहते हैं कि इन स्थापना का उद्देश्य लाभार्जन नहीं है, बल्कि समाज सेवा करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सरकार काम कर रही है तो हमें उतना ही लाभ मिलना चाहिए जितना कि निजी से मिलना है। तो आज की स्थिति ये है कि भारत में बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो या तो घाटे में चल रहे हैं, या उनके द्वारा जो लाभ लिया जा रहा है तो उतना लाभ नहीं है जितना कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट है।
तो कहने का मतलब है कि यद्यपि सार्वजनिक उपक्रम में काफ़ी इकाइयां लाभ भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जाती है। सरकार इन पर दिन दिन सुधारवादी उपाय भी इनके ऊपर लगा रही है। तो इन इकाइयों की अक्षमता, कम लाभदायकता, हानिता, कम उत्पादन न इनके कारण इनके अपने तो ये कहते हैं कि साहब पब्लिक प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। आजकल सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सारे प्रोडक्ट जो मतलब इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं वो निजी क्षेत्र में दिए जाने की मांग भी बलवती हो रही है। आजकल रेलवे का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र हाथों में दिए जाने की मांग उठती जा रही है। कर्मचारी यूनियन है इनका विरोध करती हैं, लेकिन फिर भी अपन जब आगे बात चलते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो बेनिफिट है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो उसके क्या कारण हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि क्षमता का अपूर्ण उपयोग होता है। लाभदायकता कम होने के कारण कर्मचारियों की जितनी एफिशिएंसी होती है उनके हिसाब से उनका उपयोग नहीं होता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार उनको काफ़ी अधिक वेतन वृद्धि उन लोगों की है। एक गरीब किसान, भूमिहीन किसान, उसको जितना वेतन नहीं मिलता है उतना इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा है। इनकी लंबी परिपाक अवधि, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनमें काफ़ी पूंजी लगी है, इस्पात है, इंजीनियरिंग है, रासायनिक उर्वरक है, तो इस वजह से इनकी लाभदायकता कम है। अत्यधिक स्टॉक है, उचित प्रबंधन के अभाव में स्टॉक की मात्रा अधिक रहती है। अत्यधिक स्टॉक रहने से पूंजी का एक बड़ा भाग इसमें लगा रहता है, इस वजह से लाभ कम हो जाता है। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं अमूमन वो सभी आईएएस वगैरह होते हैं, तो वो पूर्णकालिक इस उपक्रम के प्रति डिवोटी नहीं होते हैं, और उनके पास ना तो व्यावसायिक अनुभव होता है और ना ही व्यावसायिक स्तर पर वो अपने आप को चलाने में समर्थ पाते हैं, और वो इस काम को केवल एक सरकारी नौकरी की तरह से करते हैं। और चूँकि उद्योग के प्रति उनका अपना लगाव नहीं होता, इस वजह से संस्थान जो है उतने सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाता है। श्रम कल्याण एवं सामाजिक नागरिक सुविधाओं के ऊपर अधिक व्यय ये लोग करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम श्रम कल्याण पर बहुत अधिक खर्चा करते हैं, नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर अधिक खर्चा करते हैं, इस वजह से इनकी लाभप्रदता कम हो जाती है। अल्प विकसित क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना करने से खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। अतः वहाँ पे कच्चा माल पहुँचाना, पक्का माल दूसरे स्थानों में भेजना, इससे लाभदायिता कम हो जाती है। कर्मचारियों की मनोवृत्ति भी है, क्योंकि कर्मचारी अपने आप को सरकारी कर्मचारी मानते हैं और वो उपक्रम की हानि को कम करने का प्रयास नहीं करते, और इसके अलावा उन सबको वही लाभ भत्ते सुविधाएं जो हैं वो सब उनके हिसाब से होती हैं, तो इस वजह से सरकारी जो सेक्टर है वो सभी जगह थोड़ा सा घाटे में चल रहे हैं। बीमार इकाइयां हैं, अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयां हैं। पब्लिक सेक्टर के पुनर्निर्माण बोर्ड ने अनेक सलाहें दी हैं कि इनको या तो बंद कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, तो इस तरह की कम होने के कारण हैं, और ये सभी समस्याएं राजकीय क्षेत्र में होने के कारण लोगों का, पब्लिक का इसके प्रति लगाव नहीं हो पाता, और एक चूँकि सार्वजनिक जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके सिस्टम में ये नमनीयता नहीं होने के कारण इनके लाभ फायदा में फ़ायदा होता है, मतलब दिक्कतें हैं। अब प्रश्न उठते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो हैं हमारे सामने आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, विविधता भी है, अनेक सब काम करते रहे हैं, धन विकास के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, इन पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, संगठन की समस्या है। संगठन की समस्या में ये चीज़ कहते हैं कि अभी तक जो एक सार्वजनिक उपक्रम हमारे यहाँ बनाए गए हैं उनमें किसी विशेष सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, इस वजह से उनको
परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वित्तीय साधन जुटाने की भी समस्या रहती है सार्वजनिक उपक्रमों में, क्योंकि इनमें अंश पूंजी, ऋण पत्र, सरकार से दीर्घकालीन ऋण, वित्तीय निगम, बैंकों से ऋण, लाभों का पुनर्वियोग एवं जन निक्षेप एक्सक्यूज मी। इन उपक्रमों को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से सरकार द्वारा पूंजी एवं ऋणों के रूप में दी जाती है। अल्पकालीन ऋण बैंक द्वारा दिए जाते हैं और बैंक भी वही ब्याज वसूल करते हैं जो निजी क्षेत्र के ग्राहक से वसूल करते हैं। इन उपक्रमों को अधिकांशतः पैसा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए हमेशा जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो पैसे की कमी का परेशानी इनको हमेशा रहती है। प्रबंध की भी इनको समस्या रहती है, क्योंकि इनका जो प्रबंध मैनेजमेंट है ज़्यादातर उच्च अधिकारियों के हाथ में रहता है जो आईएएस कैडर के होते हैं। इनको व्यावसायिक संस्थानों को ना तो अनुभव होता है, ना ही उनको कोई इस तरह का प्रशिक्षण हो पाता है। तो इस वजह से ये जो व्यावसायिक सिद्धांत नहीं अपनाते हैं, इस वजह से ये हानि पर ही चलते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय का कार्य चलाना एक अलग बात है और एक फैक्ट्री चलाना या कारखाना चलाना एक अलग बात है। आईएएस अधिकारी सभी रोगों की दवा नहीं बन सकते। आपको व्यापार के लिए अलग एक्सपर्ट लोग अलग तरह से तैयार करने पड़ेंगे। एक आईएएस को एक तो कहीं सेक्रेटरी लगा दें, दोबारा किसी बड़ी फैक्ट्री का उसका मैनेजर लगा दें, तो उनमें अंतर होता है, उनका अपनी संस्था से लगाव नहीं होता है। इसके बाद में प्रबंध में स्वायत्तता की समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये भी है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम अपना प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। विभाग के जो अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। वो न्यूनतम लागत, सेवा प्रदान, वस्तुएं प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं और जितनी स्वायत्तता इनको मिलनी चाहिए उतनी स्वायत्तता इनको नहीं मिल पाती है। राजनीतिक दखलंदाजी भी रहती है और प्रशासनिक भी रहती है। जवाबदेहिता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक, स्वायत्तता की समस्या, उत्तरदायित्व की समस्या इसको बोलते हैं। जो पूंजी लगी होती है वो जनता की है, राष्ट्र की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। इसलिए किसी की भी उसके प्रति जिम्मेदारी लोग नहीं लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पे संसद इन चीज़ों की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक मूल्यांकन समिति वो इस चीज़ को देखती है कि व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक जवाबदेहिता की समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। अंकेक्षण एवं मूल्यांकन की समस्या भी यहाँ पे बराबर होती है। इनका नियमित ऑडिटिंग वगैरह की जाती है, सीएजी के द्वारा इनका सब किया जाता है, लेकिन फिर भी एक औचित्य अंकेक्षण, एक प्रक्रिया अंकेक्षण है, कुशल जो अंकेक्षण होता है उसका अभाव है। प्रोप्राइटी ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट नहीं हो पा रही है। इस संबंध में अगली जो बात है वो है तकनीकी सहयोग की समस्या है। हमारे भारत में अधिकांश जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी से स्थापित की गई हैं। इनके लिए नक्शे, ब्लूप्रिंट, इनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से बनाए गए हैं और इनके लिए व्यक्ति भी एक्सपर्ट विदेश से बुलाए जाते हैं। तो इस वजह से भारत को भी अनेक परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है। विदेशी निर्भरता को कम किया जाए जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। श्रम समस्याएं भी यहाँ पे हैं। एक तो प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है और दूसरा श्रमिक संबंधी समस्याएं यहाँ पे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर निजी उपक्रम में चले जाते हैं जहाँ उनको अधिक सुविधाएं वगैरह मिलती हैं। और कुछ निजी समस्या है कि श्रमिक कर्मचारी वगैरह हड़ताल कर देते हैं। यूनियनबाजी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो श्रमिक और कर्मचारियों ने मिल कर के कई बार संपत्ति की तोड़फोड़ करना, उनको नुकसान पहुँचाना, इससे हानि और तालाबंदी की समस्याएं वगैरह जिससे होती हैं, तो उससे पब्लिक एंटरप्राइजेस के क्षेत्र को काफ़ी नुकसान
होता है। इससे राष्ट्र की संपत्ति को भी हानि पहुंचती है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है मूल्य निर्धारण की समस्या हानि है। वो ये मानते हैं सभी विद्वान कि सार्वजनिक उपक्रम को नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ये कहते हैं कि ऐसे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यावसायिक भी हैं, तो इनको व्यावसायिक सिद्धांतों पर चलाना चाहिए। इसका अर्थ है कि सार्वजनिक उपक्रमों की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में विद्वानों में कोई आम सहमति नहीं है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले या व्यापार के सिद्धांतों के आधार पर चले। तो ये सभी उपक्रमों के लिए समान मूल्य नीति नहीं अपनाई जा सकती है। इतना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता उपक्रमों को उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। अतः हमारा सुझाव है कि उपक्रमों को मूल्य नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। आवश्यक निर्देश सिद्धांत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए जो संविधान, जनहित, व्यावसायिक परंपराओं एवं सिद्धांतों के अनुकूल हो, है ना। तो ये तो हुआ हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस, लोक उद्यम क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं, इनके क्या दोष हैं। धन्यवाद।